दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी कहानी है। बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लिटिल स्कॉलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? SCHOLAR स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, उसे स्कॉलर कहा जाता है। लिटिल मतलब छोटा। द लिटिल स्कॉलर क्या अर्थ हुआ कि छोटा विद्वान। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गोपाल वॉज आ लिटिल शेफर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यही कारण है जो इस तरह के वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। SHEPHERD। दोस्तों इसको शेफर्ड पढ़ेंगे, और शेफर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मवेशी पशु चराता हो, जिसे गडरिया या फिर चरवाहा भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? गोपाल वॉज आ लिटिल शेफर्ड। गोपाल एक छोटा चरवाहा था। वन डे ही वॉज ग्रेजिंग हिज कैटल इन द पैस्चर्स। क्या मतलब वो वन डे ही वॉज ग्रेजिंग हिज कैटल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में रहता रहती जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। वी, यू, दे प्लूरल में वर्ब का यूज़ किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों ग्रेज का मतलब होता है चराना, पशु वगैरह चराना, उन्हें ग्रेज कहा जाता है, चरना चराना। आप इसे नोट कर लीजिए। और कैटल का मतलब होता है मवेशी, पशु उन्हें कैटल कहा जाता है। और पैस्चर्स का मतलब होता है हरी घास के मैदान। तो दोस्तों देखिए आपको कई सारे वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलते हैं, और जिनकी मैं आपको मीनिंग बताता हूँ तो आप उन्हें नोट भी ज़रूर किया करें। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, ही वॉज ग्रेजिंग वह चरा रहा था, हिज मतलब अपने, कैटल अपने मवेशियों को, जानवरों को, इन द पैस्चर्स हरी घास के मैदानों में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे ही वॉज ग्रेजिंग हिज कैटल इन द पैस्चर्स। एक दिन वह अपने मवेशियों को, अपने पशुओं को हरी घास के मैदानों में चरा रहा था। द किंग ऑफ दैट किंगडम हैपेंड टू सी हिम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो स्ट्रक्चर है आपने शायद पहले भी देखा होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर्स अक्सर मिलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई ऐसी क्रिया हुई जो बिना किसी पूर्व नियोजन के हुई, मतलब बिना किसी प्लानिंग के हुई। तो ऐसे वाक्यों में हैपन का यूज़ किया जाता है। यदि वाक्य पास्ट का होगा तो सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग ऑफ दैट किंगडम। द किंग ऑफ मतलब का, द किंग ऑफ दैट किंगडम मतलब उस राज्य का राजा, हैपेंड टू सी हिम उसे देखना हुआ। चलिए आगे देखिए। गोपाल वॉज इन अ जॉयस मूड। जॉयस का मतलब होता है खुशनुमा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, उसे जॉयस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? गोपाल वॉज इन ए जॉयस मूड। जो गोपाल था बहुत ही मतलब एक जॉयस आनंद वाले मूड में था।
ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, वह गाने गा रहा था। द किंग आस्क्ड हिम द रीज़न फॉर हिज हैप्पीनेस। क्या अर्थ हुआ? द किंग आस्क्ड हिम फॉर द रीज़न फॉर हिज हैप्पीनेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा। द रीज़न कारण पूछा। फॉर हिज हैप्पीनेस उसकी खुशी का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा ने उसकी खुशी का कारण पूछा। गोपाल डिड नॉट नो दैट ही वॉज द किंग। क्या अर्थ हुआ? गोपाल डिड नॉट नो। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आप इस बात को नोट ज़रूर करें। तो क्या, और नो का मतलब होता है पता होना, मालूम होना, जानना। गोपाल डिड नॉट नो दैट ही वॉज द किंग। गोपाल नहीं जानता था कि वह राजा है। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी समझ ही आ गई होगी। जैसा हमने देखा यहाँ पर जो एक बालक है गोपाल नाम का, जो कि एक चरवाहा है, वो अपने मवेशियों को, अपने पशुओं को चरा रहा था हरी घासों के मैदान में। और जो राजा साहब थे उनका वहाँ पर आना हुआ और उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे एक मूड में देखा। वो गाने भी गुनगुना रहा था। और जो राजा साहब थे उन्होंने उससे पूछा कि क्या कारण है उसकी खुशी का। और ये जो गोपाल नामक बालक था वो इस बात को नहीं जानता था कि ये जो हैं वो राजा हैं। आगे देखिए, ही सैड उसने कहा, शुडंट आई बी हैप्पी। और दोस्तों शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है और ये इंट्रोगेटिव का वाक्य है। तो उसने क्या कहा? शुडंट आई बी हैप्पी, क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? आई एम मोर हैप्पी देन द किंग ऑफ आर किंगडम। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए जो वाक्य है ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब हम सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए जाते हैं। तो उसने क्या जवाब दिया कि आई एम मोर हैप्पी देन द किंग ऑफ आर किंगडम, मतलब मैं अपने राज्य के राजा से ज़्यादा अधिक खुश हूँ। और दोस्तों आप इस देन को भी नोट कर लें। THAN का मतलब होता है, एक तो होता है THEN, देन का मतलब होता है तब। और ये जो देन है इसका प्रयोग हम जब करेंगे जब दो लोगों की तुलना की जाती है। तो उसने क्या जवाब दिया कि आई एम मोर हैप्पी देन द किंग ऑफ आर किंगडम, मतलब मैं अपने राज्य के राजा से ज़्यादा खुश हूँ। आगे देखिए, When the king asked him to prove this, he replied। दोस्तों prove का मतलब होता है साबित करना, किसी बात को सिद्ध करना। When the king asked him, और when मतलब होता है जब। और दोस्तों ये जो शब्द है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, साथ में एक साधारण शब्द भी है। तो यहाँ पर इसका मतलब है जब। When the king asked him to prove this, जब राजा ने उसे ये साबित करने को कहा, he replied, उसने जवाब दिया। चलिए दोस्तों अब आप जवाब सुनिए, तभी कहानी को अच्छे से आप समझ पाएंगे। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई हैव द वेल्थ ऑफ दिस नेचर। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये किस प्रकार का वाक्य है। ये एक पजेसिव सेंटेंस है। देखिए पजेसिव का क्या मतलब होता है, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है, वो व्यक्ति उस चीज़ का मालिक है, ऑनर है, तो इस तरह के वाक्यों को पजेसिव वाक्य कहा जाता है। और पजेसिव वाक्यों में हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। आई, वी, यू, दे, और प्लूरल में हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है। और ये किस तरह के वाक्य होते हैं, ये दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास कुछ है, तो इस तरह के वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति या धन। तो उसने क्या जवाब दिया, आई हैव द वेल्थ ऑफ दिस नेचर, मेरे पास इस प्रकृति का धन है, इस प्रकृति की संपत्ति है। दिस सन गिव्स मी लाइट एंड वार्मथ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लें, नोट भी कर लें। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है दिस सन, ये पूरा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो उसने आगे क्या कहा, दिस सन गिव्स मी लाइट, ये सूरज मुझे प्रकाश देता है, एंड वार्मथ और गर्मी देता है।
दिस ब्लू स्काई पैम्पर्स मी। और दोस्तों पैम्पर को आप नोट कर लीजिए। पैम्पर का मतलब होता है किसी को लाड प्यार करना। और देखिए यहाँ पर भी आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ? दिस ब्लू स्काई पैम्पर्स मी, ये नीला आकाश, ये नीला आसमान मुझे लाड प्यार करता है। एंड दिस वैली, वैली का मतलब घाटी, और ये जो घाटी है गिव्स मी पीस ऑफ माइंड, वो मुझे मन का सुकून देती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा? दिस सन गिव्स मी लाइट एंड वार्मथ, ये सूरज मुझे गर्मी और प्रकाश देता है। दिस ब्लू स्काई पैम्पर्स मी, ये नीला आसमान मुझे लाड प्यार करता है। एंड दिस वैली गिव्स मी पीस ऑफ माइंड, और ये जो वैली है, ये जो घाटी है, ये मुझे मन का सुकून देती है। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, लिव मतलब जीना और कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। तो उसने क्या कहा? आई हैव इनफ मनी टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, मेरे पास एक आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, डज द किंग हैव सो मच वेल्थ, क्या राजा के पास इतना सारा धन है? क्या राजा के पास इतनी सारी संपत्ति है? द किंग रियलाइज्ड, दोस्तों रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द किंग रियलाइज्ड, राजा को एहसास हुआ दैट कि रियल वेल्थ इज़ नॉट मनी, कि जो वास्तविक धन है वो पैसा नहीं है, बट द पीस ऑफ माइंड, लेकिन क्या है वो क्या है? मन का सुकून है, मन की शांति है। तो इस पूरी तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग रियलाइज दैट द रियल वेल्थ इज़ नॉट मनी बट द पीस ऑफ माइंड, राजा को एहसास हुआ कि जो वास्तविक धन है वो पैसा नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड है। पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ? मन का सुकून है, मन की शांति है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और यदि मैं कहानी के मॉरल के बारे में बात करूं तो मैं समझता हूँ कहानी का मॉरल आप बखूबी समझ ही सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि जो कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि अक्सर जैसे देखा जाता है कि हम लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं, कभी नेचर से जुड़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो नेचर है वो वास्तविक धन है। और यहाँ इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि जो जिसे हम वास्तविक धन समझते हैं, जो पैसा है वो वास्तविक धन नहीं है, बल्कि जो नेचर है वो एक तरह से वास्तविक धन है। और जो पीस ऑफ माइंड है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब यदि आपके पास सुकून नहीं है तो जो आपका पैसा है वो भी आपके किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों यही इस कहानी का मैसेज है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो सुनने में, और आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा, और आज आपने आज की क्लास में वो सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।